हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि अब वीडियो की विज्ञप्ति आई जिसमें उत्तराखंड के बारे में आपको जानकारी बहुत ज़रूरत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे आपके उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है उसे बिल्कुल हमें ऐसे ही पढ़ना है जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम बांटे दो भागों में तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। आपका एक आपका रहेगा प्रागैतिहासिक काल और दूसरा रहेगा ऐतिहासिक काल। जैसे कि सामान्य इतिहास को आप तीन भागों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसमें कोई भी आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते? कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बल्कि इनकी जगह आपको क्या मिलते हैं? बर्तन, कपमाक और अस्त्र, हथियार, उस वक्त के जो हथियार थे। ठीक है। जबकि ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे और जिन्हें हम पढ़ भी सकते क्योंकि हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखो, जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, जो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय है, उसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब ऐसा इतिहास का ऐसा समय जिस वक्त आपको लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। परंतु हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर आप सिंधु सभ्यता देख सकते हैं। कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता। क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास बहुत ही प्राचीन काल से रहा है और आप यहाँ पे जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके कोई भी साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलते, इसलिए उत्तराखंड के इतिहास को बेसिकली हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। जैसा कि आप पहले हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या क्या है। प्रागैतिहासिक काल में आप देखेंगे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। वहीं हम अगर ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की सबसे पहली जो राजनीतिक सत्ता थी, कुलिंद राजवंश। उसके बाद हम देखेंगे पौरव वंश। उसके बाद हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। या कत्यूरी राजवंश। ऐतिहासिक काल में भी उत्तराखंड का जो प्राचीन काल है, जो कौन सा काल है? प्राचीन काल है, उसमें हम इन तीन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मध्यकाल में आएंगे हम, मध्यकाल, तो मध्यकाल में आप दो राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल। कुमाऊं में आपका रहेगा चंद शासन और गढ़वाल में रहेगा परमार या पवार शासन। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? मध्यकाल के जब हम आधुनिक काल की ओर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल में शासन आएगा गोरखाओं का, जिसको हम गोरखा शासन करेंगे।
और आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रशासन। ब्रिटिश प्रशासन। तो इस प्रकार से अगर उत्तराखंड को हम डिवाइड करें, हमने जैसे कि 2 भागों में विभाजित किया, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जहाँ पे लिखित आपको कोई भी अवशेष नहीं मिलेंगे, और ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे आप पहली राजनीतिक शक्ति जिसको कुलिंद राजवंश कहा गया, पहली ऐतिहासिक राजवंश उत्तराखंड का जिसको कार्तिकेय कत्यूरी राजवंश कहा है। मध्यकाल में हम देखेंगे कुमाऊं में चंद शासन आएगा, जहाँ पे आपका सोमचंद जो कि प्रयाग के पास झूसी से आएगा, और इसका विवाह ब्रह्मदेव की कन्या से होगा, और वो उसको चंपावत दहेज में देगा, जहां ये राजबुंगा के किले का निर्माण करेगा सोमचंद, और चंद वंश की नींव रखेगा। वहीं गढ़वाल में कनकपाल आएगा, जो कि आपका धार नगरी से आएगा, और यहाँ पे चांदपुर गढ़ी में दुर्ग का निर्माण करके यहाँ पे परमार वंश की नींव रखेगा कनकपाल। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी उत्तराखंड में आएगा गोरखा शासन कुमाऊं और गढ़वाल में, और इन गोरखाओं को बाद में भगाने के लिए आधुनिक भारत में पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रशासन। तो हमने देखा उत्तराखंड के इतिहास को हम बहुत ही आसानी से कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब एक एक करके इनके टुकड़ों को समझेंगे, हर लेक्चर रोज एक एक लेक्चर में पूरा उत्तराखंड का इतिहास। उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे उत्तराखंड की ज्योग्राफी, कला एवं संस्कृति, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड का पर्यावरण और करंट अफेयर। इस हिसाब से वीडियो में अगर आप 40 नंबर का उत्तराखंड बहुत अच्छी तरह से कवर करके जाएंगे, और उसके साथ हम देखेंगे 20 नंबर की हिंदी, और लास्ट में 40 नंबर की जीएस। तो इस तरह से ये वीडियो का पूरा एक सिलेबस कवर होगा। तो आज हम जो पहला लेक्चर है ना, हम उत्तराखंड के इतिहास से स्टार्ट करें, और रोज के रोज एक लेक्चर हम अपलोड भी करेंगे यूट्यूब में। कौटिल्य आईएएस की ओर से ये स्कीम मुहिम ये चलाई जा रही है, जिससे बच्चे अपना परफॉर्मेंस पेपर में बहुत अच्छा दे सके। किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम में आप केवल उत्तराखंड को इस तरीके से पढ़ें ताकि आप कहानी की तरह उस बात को पूरी तरीके से समझ सके। तो हम आज देखते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे, पाषाण काल की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पाषाण काल, तो यहाँ पे जब आपको पाषाण काल के जो अवशेष मिलेंगे, अगर आपको याद करना है तो आप 2 जगहों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। एक है अल्मोड़ा, दूसरा है चमोली। उत्तरकाशी और ठीक है। ज्यादातर प्रागैतिहासिक काल के आपको अवशेष या तो अल्मोड़ा में मिलते हैं या चमोली में। एक जगह आपको उत्तरकाशी में मिलता है हुडली, जो नीले रंग के लिए आपको यहाँ पे हुडली में ऐसे अवशेष मिलते हैं जिससे आपको नीले रंग के बारे में पता चलता है। दूसरा है आपका चमोली में और अल्मोड़ा में, जो ज्यादातर साक्ष्य मिले, और इन साक्ष्यों की खोज का श्रेय पूरी तरह से डॉक्टर यशोधर मठपाल को जाता है। किसको जाता है? यशोधर मठपाल को जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे साक्ष्यों की खोज करी, ठीक है। चुप चुप चुप। उसमें हम देखते हैं कि पिथौरागढ़ का जो अस्कोट, पिथौरागढ़ का जो अस्कोट क्षेत्र है, यहां से भी हमें क्या मिले? पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो हम देखेंगे कि कहां से क्या क्या मिला है। तो ये तो रही आपकी प्रागैतिहासिक काल की बात। क्योंकि हम इतिहास की बात कर रहे थे इसलिए हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। तो ऐसी आपको अल्मोड़ा और चमोली से, जैसे कि कसार, लोथाप, लाखो उडियार, इन जगहों से आपको अगले उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिलेंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने बोला दूसरा है ऐतिहासिक राजवंश। कौन सा वंश? ऐतिहासिक राजवंश। यहाँ पे सबसे पुरानी जो सत्ता है वो है कुलिंद राज। कौन सा है? कुलिंद राज, जिसे उत्तराखंड का प्रथम
राजनैतिक राजवंश कहा गया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक राजवंश कौन सा था, तो वो कुड़िंद था। और ये जो कुड़िंद थे, ये आपके मौर्यों के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मौर्यों के समकालीन थे। ठीक है, कहने का मतलब है जब उत्तराखंड में केंद्र में मौर्यों का शासन था, तो इनके जो सामंत थे वो कुड़िंद राजवंश थे। कौन थे? कुड़िंद राजवंश थे। उसके बाद हम देखते हैं कुड़िंदों के बारे में, इनको खसाधिपति भी कहा गया है। रामगुप्त की जो वाइफ है ध्रुव स्वामिनी, वहां पे एक खस शासक रामगुप्त से लड़ाई करता है और विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से उस कुड़िंद शासक की लड़ाई, इसका वर्णन भी हम इतिहास में देखते हैं। तो हम देखेंगे कि कुड़िंद राजवंश के समय में तात्कालिक स्थिति क्या थी उत्तराखंड की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, उत्तराखंड का जो प्रथम राजनीतिक राजवंश था वो था कुड़िंद राजवंश। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको कुड़िंद राजवंश को लेके चले, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा कि क्योंकि कुड़िंद राजवंश मैंने बताया मौर्यों के समकालीन है, मतलब ये कहीं ना कहीं मौर्यों के सामंत रहेंगे। कौन रहेंगे? मौर्यों के सामंत। सामंत, अभी उत्तराखंड में सामंतों को बोला जाता है मांडलिक राजा। क्या बोला जाता है? मांडलिक राजा, जो कि केंद्र में क्या देंगे? टैक्स पे करेंगे। क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। ठीक है, ऐतिहास की बात करें तो अगर उत्तराखंड को हम बेसिकली देखें, दो भागों में डिवीजन कर सकते हैं। एक आपका पश्चिम एरिया, देहरादून और हरिद्वार और ऊपर का एरिया, जिसको हम बोलते हैं गढ़वाल या केदारखंड, और एक आपका ये पूर्व का एरिया जो हमारा कुमाऊं रीजन है, जैसे हम कुमाऊं या मानस खंड कहते हैं। हमारे अगर हम देखें कि धार्मिक तरीके से देखें कि इनका वर्णन कहाँ मिलता है उत्तराखंड का सर्वप्रथम, तो देखिए ऋग्वेद में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय कौशिकीय, ऐतरेय और कौशिकी। तो ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, इसमें भी उत्तराखंड के बारे में वर्णन मिलता है। ऐसे ही 18 पुराण हैं। उन पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में ही गढ़वाल को केदारखंड कहा गया है, वहीं कुमाऊं को मानस खंड कहा गया। अब हम देखेंगे कि भाई इसको कुमाऊं क्यों कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि चंपावत में एक एरिया है, कांतेश्वर महादेव का पर्वत है, वहां पे सागर मंथन के दौरान विष्णु भगवान ने कूर्म अर्थात कछुआ अर्थात कच्छप, कूर्म का अवतार लिया था। और यही कूर्म जो शब्द है, ये प्राकृत शब्द कुमु में परिवर्तित हुआ और यही कुमु हिंदी में चलकर कुमाऊं बन गया। तो हमने देखा कि हमारे साहित्यों में भी उत्तराखंड का वर्णन है, और हम देख रहे हैं कि पूरा ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, पुराणों में भी। इसको केदारखंड, गढ़वाल को और मानस खंड। गढ़वाल जो शब्द है बेसिकली ये अजयपाल के टाइम में आया, जो कि 37वां राजा था, परमार शासक। जब उसने 52 गढ़ों को विजय किया था, तब उस जगह का नाम गढ़वाल था। क्योंकि हम इतिहास देख रहे हैं उत्तराखंड का, और हम यहाँ बात कर रहे थे कुड़िंद राजवंश की। तो अगर हम बात करें कि देखिए वैदिक काल के बाद, वैदिक काल में आपने देखा कि उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। उसके बाद आपका मौर्य काल, और जैसे कि मैंने बताया ये मौर्य के समकालीन। इसके बाद होगा मौर्य काल के बाद आपका गुप्त काल, और उसके बाद आता है हर्षवर्धन का पीरियड। तो हम पूरी तरह इतिहास को समझते हुए उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे। तो मौर्यों के सामंत थे कुड़िंद राजवंश। ठीक है, मांडलिक राजा थे, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश है। अब उस वक्त कुड़िंदों के समय में तात्कालिक स्थिति कैसी थी उत्तराखंड की, जरा ये देख लेते हैं। तो मान के चलिए ये आपका पूरा उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ पे जो कालसी वाला एरिया है, इसको हम लोग मान के चलते हैं कालसी, जिसका नाम पुराना नाम कालकूट, जो कि अभी देहरादून में है। इसके बीच में मान लेते हैं शत्रुघ्न नगर। कौन सा नगर? शत्रुघ्न नगर।
और ये शत्रुघ्न आज का है सहारनपुर, और उसके नीचे गौविशाण, जिसे आज हम काशीपुर कहते हैं। तो ऐसी तात्कालिक स्थिति उस वक्त कुड़िंदों के समय में थी जो मौर्यों के समकालीन थे, ठीक है। और कालसी के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश है इसको बोलते थे सिरमौर राज्य। क्या बोलते थे? सिरमौर राज्य। तो कुड़िंदों के समय में जो तात्कालिक, इस सिरमौर राज्य में एक राजवंश था जिसका नाम था कुलुत राजवंश। क्या था? कुलुत राजवंश। वही कालसी में आपको मिलेगा शीलवर्मन नाम का राजा, इसका उल्लेख मिलता है हमें। देखिए, जितना भी हमें प्राचीन भारत, प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास मिला, ये सभी अभिलेखों से, जागरों से, सिक्कों से और पवाड़ों से इसकी जानकारी मिलती। इसके ज्यादातर हमें लिखित साक्ष्य पूर्णतः ऑथेंटिक नहीं मिलते, वो चंदों के बाद मिलेंगे जिनके हमें सन एकदम एग्जैक्ट के। तो केवल अभिलेखों के आधार पर उत्तराखंड का इतिहास लिखा गया है, तो हम वही उत्तराखंड का इतिहास आगे देख रहे हैं। तो शत्रुघ्न नगर, जिसको हालांकि यहीं पे कुड़िंदों का शासन था उस वक्त, शत्रुघ्न नगर में। और गौविशाण में उस वक्त एक मित्र राजवंश था। कौन सा राजवंश था? मित्र राजवंश, जिसमें दो राजाओं का वर्णन मिलता है, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। तो ये देखिए तात्कालिक स्थिति है उस वक्त उत्तराखंड राज्य की। इसके बाद हम देखेंगे कि मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल आया। क्या आया? मौर्य जा चुके हैं, उसके बाद मौर्योत्तर काल आया, जिसमें अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में पहली जाति, आदिम जनजाति कौन रहेगी, तो वो कोल थे। कोलों को हरा के जो सेकंड नंबर पर आए वो आए किरात। कोलों को किरातों ने भगाया मारकर, और ये दक्षिण पठारी स्थित पठारों में जाके छिप गए। उसके बाद किरात आए, और आपको पता है थारू और बुक्सा ये अपने आप को किरात वंश के मानते हैं। किरात का मतलब है, किरात शब्द किराती शब्द से बना है। किराती का मतलब होता है माता पार्वती, अर्थात जो हिमालय की तलहटी पे बसे थे वंश के, उनको किरात बोला गया। इस किरातों को हराया फिर आपका कुषाणों ने, और कुषाणों को भगाया शक, और यही शक को हम खस के नाम से भी आगे जानते हैं। जो कुड़िंद है ये आपके खसाधिपति हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कुड़िंद राजवंश के बारे में। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए कि सबसे आदिम जनजाति कौन है यहाँ की? कोल है, उसके बाद किरात है, फिर कुषाण है, फिर शक है, और उसके बाद खस। अब देखते हैं हम कि गुप्त राजवंश, यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ पे खसाधिपति, जो कि कुड़िंद को हम खस शासक भी कहते हैं, इसका और गुप्त वंश में रामगुप्त और एक खसाधिपति के बीच में युद्ध होता है, जिसका वर्णन हमें ध्रुव सामने मिलता है। और यही खसाधिपति की हत्या करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड आता है, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम में क्या था? हर्षवर्धन के समय में ये जो उत्तराखंड था, यहाँ पे आपका ये जो हरिद्वार वाला एरिया, हरिद्वार देहरादून, इसको बोलते थे आपका कान्य कुब्ज। क्या बोलते थे? कान्य कुब्ज। और यहाँ का एक सामंत नियुक्त किया था हर्षवर्धन ने। किसने नियुक्त किया? हर्षवर्धन ने एक सामंत नियुक्त किया था, जिसका नाम था यशोवर्धन। क्या नाम था? यशोवर्धन। ये कहानी आगे आपको समझ में आते रहेगी। हर्षवर्धन के बाद अगर हम उत्तर हर्षवर्धन काल देखें, उत्तर वर्धन वंश देखें, तो यहाँ पे पूरे उत्तराखंड को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। गौविशाण, ब्रह्मपुर और शत्रुघ्न नगर। इसमें ब्रह्मपुर सबसे बड़ा राज्य था। कर्निघन के अनुसार, किसके अनुसार? कर्निघन के अनुसार इसी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता था कुमाऊं। वही डबराल जी इस ब्रह्मपुर को, डबराल जी, श्री प्रसाद डबराल कहते हैं कि ये गढ़वाल है। हालांकि हम ब्रह्मपुर को पूरा उत्तराखंड मान के चलेंगे। इसी ब्रह्मपुर में एक राजवंश आएगा जिसका नाम होगा पौरव राज। क्या? पौरव वंश। जैसे कुड़िंदों के बारे में हमने जाना, तो कुड़िंदों
के बारे में और पौरव वंश में आने से पहले हमें एक बात जाननी जरूरी होगी कि कुलिंदों में जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था अमोघ भूति। क्या नाम था? अमोघ भूति। और यही अमोघ भूति के बारे में हमें देखो, क्योंकि हमें उत्तराखंड का इतिहास केवल सिक्कों से पता चलता है, तो 3 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के और छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। तो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के ऐसे सिक्के हैं जो चांदी में भी हैं और तांबे में भी हैं। वही अल्मोड़ा और छत्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के वो केवल तांबे में ही मिले हैं। और इन तांबों में, इन सिक्कों में लिखा गया है अमोघ भूति राज्ञ कुलिंदचो। मतलब हम मान के चलेंगे कि अगर इसका वर्णन सिक्कों में मिला है तो सबसे प्रतापी शासक रहा होगा अमोघ भूति कुलिंद राजवंश का। तो अगर प्रश्न पूछता है कि कुलिंद वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो उसका नाम था अमोघ भूति। और 3 सिक्कों के आधार पर हम मानते हैं कि कुलिंद राजवंश पहला राजनीतिक राजवंश रहा होगा। कुलिंद राजवंश के बाद हम देखेंगे पौरव राजवंश के बारे में, जिनकी राज जो ब्रह्मपुर में थे, मैंने जैसे कि बताया। ये बड़ा ही, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अल्मोड़ा के तालेश्वर अभिलेख। अल्मोड़ा के तालेश्वर अभिलेख से हमें पौरव वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि पौरव वंश से ही शासन प्रशासन की, उत्तराखंड में पहली बार शासन प्रशासन की जो नींव रखता है वो रखता है पौरव वंश। कौन रखता है? पौरव वंश से ही उत्तराखंड में पहली बार शासन प्रशासन की नींव रखेगा। और इसमें कौन कौन, पौरव वंश में कौन कौन महान शासक होंगे? तो विष्णुवर्मन के बाद वृषवर्मन, वृषवर्मन के बाद अग्निवर्मन, और अग्निवर्मन के 2 पुत्र होंगे। एक का नाम होगा द्युतिवर्मन और एक का नाम होगा विष्णुवर्मन द्वितीय। विष्णुवर्मन द्वितीय, ठीक है। इनका भी हमें पता चलता है अल्मोड़ा के तालेश्वर अभिलेखों से। तो पौरव वंश के समय राजवंश का सबसे बड़ा मुखिया राजा हुआ करता था और इनका पद शायद वंशानुगत रहा होगा। ये जो पौरव वंश है, ये जो पौरव वंश है, इनका जो पद होगा ये कैसा रहा होगा? वंशानुगत, मतलब बेटे के बाद उसका बेटा। ये सब हमें अभिलेखों से पता चलता है। दूसरा, कृषि जो प्रारंभ, कृषि की स्थिति मिलती, कृषि जो बहुत अच्छी तरह से प्रारंभ की गई थी, वो भी पौरव वंश में ही हमें पता चलता है। तीसरा, इसमें मंत्री परिषद के बारे में हमें जानकारी मिलती है पौरव वंश की। मंत्री परिषद, देखिए एक राजा होता है तो उसकी एक मंत्री परिषद भी होती है। तो मंत्री परिषद में जो सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ करता था पौरव वंश में, उसको बोलते थे अमात्य। क्या बोलते थे? अमात्य। अगर हम अमात्य आजकल के समकालीन लेके चले तो प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। दूसरा होता था कुमारामात्य, जो कि युवराज होता था और वह इसका असिस्टेंट होके राज्य के कार्यकलाप सीखता था ताकि उसे यह ज्ञान हो सके कि राज्य को कैसे चलाना है। तीसरा होता था आपका बलाध्यक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? सेनापति कहते हैं। क्या कहते हैं? पौरव वंश में सेनापति। ऐसी एक मंत्री और होता था संधि विग्रहक, द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, मतलब संधि और युद्ध करवाने वाला मंत्री। उसके बाद राजा के निवास स्थल को बोला जाता था कोट। राजा के निवास स्थल को क्या बोला जाता था? कोट। और राजधानी को बोला जाता था हाट। राजधानी को क्या बोला जाता था भाई? हाट। ठीक है। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें कि सुरक्षा का कार्य कौन करता होगा, कौन सा अधिकारी करता होगा सुरक्षा का कार्य, तो उसको बोलते थे कोटाधिकृत। क्या बोलते थे भाई? कोटाधिकृत। ठीक है। ऐसी राज परिवार की जो सुरक्षा करता था, किसकी सुरक्षा? राज परिवार की सुरक्षा कौन सा अधिकारी करेगा? तो उस अधिकारी का नाम हुआ करता था उस समय आपका प्रतिघर। क्या कहते थे? प्रतिघर कहते थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से। अब ये तो हमने बता दिया कि प्रशासन कैसा था। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्व वसूली, क्या राजस्व वसूली किसके रूप में होती? तो अन्न के रूप में होती थी। राजस्व की वसूली किसके रूप में होती थी? राजस्व की वसूली किसमें होती थी? अन्न के रूप में होती थी उस समय। और कितनी होती थी? अन्न का 1/6वां भाग टैक्स में लिया जाता था। किस में लिया जाता था? टैक्स। और जो इसको उस वक्त भाग बोलते थे, इस टैक्स को क्या बोलते थे? भाग बोलते थे।
और जो अधिकारी इस भाग को लेता था उसे बोलते थे भागिक। क्या बोलते थे? भागिक बोलते थे। ठीक है, ऐसी उस प्रकार 2 प्रकार की जमीनों का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार की जमीनों का वर्णन मिलता है? 2 प्रकार की जमीनों का वर्णन मिलता है। एक को बोलते हैं केदार और एक को सारी। तो केदार भूमि ऐसी भूमि होती थी जो कि सिंचित भूमि होती थी। कैसी? सिंचित भूमि को क्या बोलते थे? केदार भूमि। और सारी भूमि ऐसी भूमि को कैसे कहते थे जो जिसकी सिंचाई नहीं हो सकती, जिसकी सिंचाई नहीं हो सकती। तो पौरव वंश में आपने देखा कि प्रशासन बहुत ही सुदृढ़ था इसका। अब पौरव वंश जब समाप्त होने का कारण क्या रहा होगा? इतना बढ़िया कुड़िंदों के पास एक ऐसा प्रशासन, पौरव राजवंश, इसका आखिर समाप्त कैसे हुआ? तो अब देखिए, इधर हम मान लीजिए जोशीमठ लेके चलते हैं। जोशीमठ जो कि आपका चमोली में है। इधर ये शत्रुघ्न नगर जो सहारनपुर वाला एरिया है। इधर काशीपुर और इधर बीच में हम लोग मान के चलते हैं ब्रह्मपुर। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे एक तो भूटांतिक राजा जो कि तिब्बती राजा वो अटैक करेंगे। दूसरा क्या है, जोशीमठ में है उस वक्त उत्तरवर्ती कुड़िंद शासक, उत्तरवर्ती कुड़िंद शासक। तो हमने देखा कि जो पौरव वंश है आपका, ऐसा उत्तराखंड का राजवंश जहां पे आपको प्रशासन की नीति के बारे में पता चलता है, मंत्री परिषद है। तो आखिर ऐसे क्या कार्य रहे होंगे? पौरव वंश का क्या हो गया? विनाश हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि हम मान के चलते हैं इधर आपका शत्रुघ्न नगर है। शत्रुघ्न नगर मतलब आज का सहारनपुर। इसके बगल में गौविशाल मतलब काशीपुर। गौविशाल मतलब काशीपुर वाला रीजन है आपका। और इनके बीच में हम लेके चलते हैं ब्रह्मपुर, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि गढ़वाल का रीजन है और कुछ बोलते हैं कुमाऊं का रीजन है। मान के चलते पूरा उत्तराखंड है ब्रह्मपुर वाला। इसके इधर देखते हैं हम जोशीमठ राज्य है जहां पे उत्तरवर्ती कुड़िंद शासक है जिनको खसाधिपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खसाधिपति। ठीक है, अब यहां पे जो खस राजवंश था वो स्वतंत्र, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो खस राजवंश था वो एक तरह से यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता बनाने में क्या हो गया? कामयाब हो गया। ठीक है, अब पौरव वंश तक तो ठीक था। ठीक है, पौरव वंश यहाँ पे था आपका। ठीक है, तो पौरव वंश के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे इधर भूटांतिक राजा भी यहाँ पे इससे अटैक कर रहे थे। भूटांतिक राजा जो कि आपके तिब्बत में थे वो भी इधर से अटैक करेंगे। तो इस तरीके से पौरव वंश के बारे में हमें यहाँ वर्णन मिलता है। और अगर हम आगे देखें कि पौरव वंश के बाद ऐसा क्या हुआ, तो अब यहां से इसके बाद जो अगला आपका राजवंश शुरू होगा जिसे हम प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहेंगे उत्तराखंड का, वो है आपका कार्तिकेय राजवंश। ठीक है, या कत्यूरी राजवंश। देखिए कार्तिकेय राजवंश या कत्यूरी राजवंश दोनों के नाम मैंने अलग अलग क्यों लिखे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कार्तिकेय राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। अगर आपसे पूछे कि कुड़िंद राजवंश उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कौन था, तो वो कुड़िंद राजवंश है। जबकि आपसे ये पूछे कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था, तो वो कार्तिकेय राजवंश है। पर मैं यहाँ पे कार्तिकेय अलग लिख रहा हूँ, कत्यूरी, क्योंकि जो यशवंत जी कटोच हैं, यशवंत सिंह कटोच कहते हैं कि कार्तिकेय और कत्यूरी राजवंश दोनों अलग अलग थे। जबकि बद्रीदत्त पांडे जिनने कुमाऊं का इतिहास लिखा है वो कहते हैं कार्तिकेय राजवंश और कत्यूरी राजवंश एक थे। ठीक है, तो ये महान ये कत्यूरी कार्तिकेय राजवंश का उदय कैसे हुआ हम जरा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन का दौर चल रहा है। और आपको जैसे कि मैंने उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ाया था कि ये जो ब्रह्मपुर वाला एरिया है, ब्रह्मपुर, यहाँ पे हर्षवर्धन ने अपना एक सामंत नियुक्त किया था। उस सामंत का नाम क्या था? उस सामंत का नाम था
यशोवर्मन, और इसी यशोवर्मन ने अपना एक सामंत नियुक्त किया था जोशीमठ में। कहाँ नियुक्त किया था? जोशीमठ में, जिसका नाम था वसंत देव। क्या नाम था? वसंत देव। क्योंकि आपको पता है हर्षवर्धन की बाद में क्या हुआ था कि जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर विजय करने जा रहा था, तो नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से, और यहाँ पे हो जाती है इसकी मृत्यु। और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू राजा होता है जो उत्तर भारत को एकत्रीकृत करके रखता है। इसकी मृत्यु होने से पूरे के पूरे उत्तर भारत में एक अराजकता का काल स्थापित हो जाता है। उस अराजकता का फायदा उठा के छोटे छोटे राज्यों का उद्गम होने लगता है। तो इन्हीं में से एक राजा आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में एक वंश स्थापित होता है जिसका नाम है कारकोटीय राजवंश। और यहाँ पे कारकोटीय राजवंश, कश्मीर के राजाओं का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो एक पुस्तिका है आपकी रास तरंगणी। कौन सी? रास तरंगणी। किसने लिखी है भैया रास तरंगणी? ये लिखी है आपकी कलहड़ ने। किसने लिखी है? कलहड़ ने लिखी है रास तरंगणी। इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। तो उसी कारकोटीय राजवंश में एक महान शक्तिशाली राजा पैदा जिसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड। और यही ललितादित्य मुक्तापीड जो कि कश्मीर में, ये आक्रमण कहाँ करेगा? ये ब्रह्मपुर में भी आक्रमण करेगा, ये सिरमौर राज्य में भी आक्रमण करेगा। सिरमौर मतलब हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर को जीत लेगा। उसके बाद ये ब्रह्मपुर में अटैक करेगा। यहाँ पे इस यशोवर्मन के साथ इसका युद्ध होगा। यशोवर्मन की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब जब यशोवर्मन की मृत्यु हो गई, जो कि हर्षवर्धन का सामंत था, और क्योंकि यशोवर्मन ने अपना एक सामंत नियुक्त किया था बसंत देव जोशीमठ में, तो ये यही बसंत देव जोशीमठ में एक राजवंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा कार्तिकेयपुर राजवंश। तो अब हम देखेंगे कुलिंदों के बाद पौरव राजवंश, और पौरव के बाद कौन आ गया आपके? कार्तिकेयपुर राजवंश। तो अब हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में कि बसंत देव ने यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करी थी जोशीमठ में। कहाँ पे करी थी? तो अब जरा हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश को। कार्तिकेयपुर राजवंश, तो इस राजवंश की स्थापना किसने की? बसंत देव। पहला प्रश्न ये बन सकता है। दूसरी बात, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कार्तिकेयपुर राजवंश था। ठीक है। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा थी कुटिला संस्कृत। क्या? कुटिला संस्कृत। इनकी बोलचाल की भाषा क्या थी? वो थी पाली। क्या थी? पाली थी। ठीक है। मंदिर कैसे मिले? वही कत्यूरियों ने, क्योंकि आप पता है कि कत्यूरियों का जो राज था वो धर्म का युग था, धर्म का राज था। सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण जो हुआ है वो आपके कत्यूरियों के शासन में हुआ है। तो मंदिर कैसे मिलेंगे इनके? शिखर युक्त या छत्रयुक्त मंदिर मिलेंगे। कत्यूरी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है, कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक, उसका नाम मिलता है ललित सूर्य। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ताम्र पत्र मिले हैं वो ललित सूर्यदेव के मिले हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राजा रहा होगा वो आपका ललित सूर्यदेव रहा होगा, बड़ा प्रतापी राजा रहा होगा। ठीक है। तो आगे हम चलते हुए देखते हैं पूरा कत्यूरी राजवंश के बारे में, तो कैसा था। तो जैसा कि मैंने आपको कहानी बताई कि मान के चलते हैं उत्तराखंड है, यहाँ पे एक कान्याकुब्ज वाला एरिया है, और यहाँ का सामंत जो हर्षवर्धन ने नियुक्त किया था उसका नाम क्या था? यशोवर्मन। और इसे ही जम्मू कश्मीर का जो राजा है इसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड। ये अटैक करेगा सिरमौर मतलब हिमाचल प्रदेश में, और उसको जीतने के बाद ये अटैक करेगा यशोवर्मन, जहां पे यशोवर्मन की मृत्यु हो जाएगी। और इसी का सामंत है
जोशी मठ में बसंत देव जो किसकी स्थापना करेगा, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करेगा। ठीक है, तो जोशीमठ से ये राजवंश शुरू होता है और ये बैजनाथ तक कैसे जाता है इसकी कहानी भी हम आगे देखते हैं। तो अब क्या होता है कि बसंत देव ने जोशीमठ में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कर दी है। ठीक है, अब कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कर दी। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, किसके अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो आदि पुरुष माना गया है कार्तिकेयपुर राजवंश का, उसका नाम है वासुदेव। क्या नाम है, वासुदेव। ऐसा कौन बोलते हैं, बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें कुमार प्रकाश लिखा। ठीक है, अब अगर हम इनका बसंत देव के बाद देखें कि बसंत देव के बाद, क्योंकि ललित सूर्यदेव के अभिलेख ज्यादा मिले, तो ललित सूर्यदेव के अभिलेखों से हमें वर्णन मिलता है कि पहला जो संस्थापक रहा हुआ वो कौन रहा, बसंत देव रहा, जिसने जोशीमठ बना दे। इसके पुत्र के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। और इसके बाद हमें इसके बाद का जो इसके बेटे का बेटा है उसका नाम मिलता है हमें खरपर देव। और ये लोग किस धर्म को मानते थे, शैव धर्म। किस धर्म को मानते थे भाई, शैव। और खरपर देव का बेटा कौन था, अधिराज देव। अधिराज देव का बेटा कौन था, त्रिभुवन देव। और त्रिभुवन देव का बेटा कौन था आपका, निम्बर देव। निम्बर देव का बेटा हुआ आपका ईष्टगण देव। अब भाई ईष्टगण देव क्यों बहुत ही प्रतापी शासक ईष्टगण देव थी, क्योंकि इसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, उसका नाम था ईष्टगण देव। निम्बर देव भी बड़ा प्रतापी शासक है। ललित सूर्यदेव की जो ताम्र विलेख है उसमें इसका वर्णन भी मिला है और इस शैव धर्म का उपासक था, ऐसा भी मिला है। ईष्टगण देव का जो बेटा था उसका नाम था, जो बड़ा ही प्रतापी शासक है, जिसका नाम मैंने बताया ललित सूर्यदेव। और ललित सूर्यदेव का बेटा है आपका भूदेव। भूदेव जिसको हम ये बोल सकते हैं सबसे कत्यूरी में सबसे दानशील राजा था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूबसूरत राजा था वो राजा भूदेव। इसके बाद आता है सलोड़ादित्य। सलोड़ादित्य सलोड़ादित्य के बाद इच्छर देव। इच्छर देव के बाद पदम देव। और पदम देव के बाद आता है आपका सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा इस तरीके से कैसे हमको याद रखना है। अगर कोई पूछेगा कि आपसे ईष्टगण देव के पुत्र का नाम क्या था, ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव के पुत्र का नाम क्या, भूदेव। अधिराज देव के बेटे का नाम त्रिभुवन देव। त्रिभुवन देव के बेटे का नाम निम्बर देव। तो मैंने बोला ईष्टगण देव, ललित सूर्यदेव जो कि बड़ा प्रतापी शासक था, क्योंकि सबसे अधिक ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं ललित सूर्यदेव के। भूदेव जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हम यहां देखते हैं सुभिक्ष राजदेव। अब जो बसंत देव है इसकी जो वाइफ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका राजनारायणी। क्या नाम है आपका, राजनारायणी। इसकी वाइफ का नाम, बसंत देव की पत्नी का नाम क्या है, राजनारायणी। ठीक है, राजनारायणी है। इसी वक्त आपको देखोगे कि ब्राह्मण को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, कर मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे कहा गया अग्रहार। क्या बोला गया भाई, अग्रहार। पेपरों में पूछा जा सकता है, अग्रहार कहा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ताम्रपत्र अभिलेख किसके मिले भाई, वो ललित सूर्यदेव के मिले हैं। ललित सूर्यदेव का जो ताम्रपत्र है इसको किसने लिखा आके, इसका जो ताम्रपत्र है, क्योंकि उस ताम्रपत्र में उस का नाम ही जिसने ताम्रपत्र लिखा उसका नाम है गंगभद्र देव। क्या नाम है, गंगभद्र देव। इसने ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र लिखे हैं। तो हमने देखा कि कार्तिकेयपुर राजवंश में यहाँ जोशीमठ में जो राजा है सुभिक्ष राजदेव है। और सुभिक्ष राजदेव के बाद एक राजा आता है जिसका नाम है आपका नरसिंह देव। क्या नाम है, नरसिंह देव है। और नरसिंह देव क्या करेगा, ये जोशीमठ से राजधानी आपकी लेके जाएगा बैजनाथ। कहाँ लेके जाएगा,
सरयू और गोमती नदी के तट पे स्थित बैजनाथ में लेके जाएगा। राजधानी को स्थानांतरित करेगा कौन? नरसिंह देव। कहां पे? बैजनाथ। और यहीं पे एक जगह है कत्यूर घाटी। कहां पे? कत्यूर घाटी। यहाँ पे राजधानी लेके चला गया और यहाँ पे एक राजधानी बनाएगा आपका रणचूला कोट। क्या? रणचूला कोट में अपनी, यहीं पे एक जगह है रणचूला कोट, यहाँ पे अपनी राजधानी बनाएगा। बात समझ में आई? रणचूला कोट में अपनी क्या बनाएगा? राजधानी बनाएगा। पहले कार्तिकेय राजवंश की राजधानी क्या थी? जोशीमठ। उसमें जो नरसिंह देव है, अब वो यहां से राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ क्यों ले गया? इसके पीछे एक कहानी ये भी कही जाती है, किंवदंतियां है कि एक बार भगवान नरसिंह इनके घर पे आए थे, राजप्रसाद पे लेटे हुए थे। रानी ने देखा, रानी उनकी सेवा कर रही थी, तभी राजा आता है और राजा देखता है कि कोई पर पुरुष उस सैया पे बैठा है, तो तलवार से उसके हाथ काट देता है। तो नरसिंह देव प्रकट होते हैं और वो श्राप देते हैं कि जब मेरा ये हाथ टूट के गिर जाएगा तो आपका कार्तिकेय राजवंश का नाश हो जाएगा। वजह जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने क्या किया, या जैसा कि राइटर बोलते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने क्या किया, जोशीमठ से अपनी राजधानी कहाँ लेके गई? बैजनाथ। वहां भूटांतिक राजाओं का भी था, क्योंकि बागेश्वर वाला जो एरिया चारों तरफ से पर्वतों से घिरा था, इसलिए इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी जोशीमठ से कहां स्थानांतरित कर दी? बैजनाथ स्थानांतरित कर दी। ठीक है। यहाँ पे जब अब राजधानी कहाँ आ गई है आपकी? अब राजधानी आपकी आ गई है बैजनाथ। कहाँ आ गई है? बैजनाथ में कत्यूर। ठीक है। अब यहाँ पे दो राजा, इसके बाद यहाँ पे एक राजा का नाम मिलता है धामदेव और उसके बाद एक राजा का नाम मिलता है वीरदेव, या वीरमदेव कह सकते हैं हमसे, जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। क्या? कत्यूरी। वैसे तो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक जो रहेगा वो तो आपका रहेगा ब्रह्मदेव। कौन रहेगा? ब्रह्मदेव। और इसी ब्रह्मदेव की कन्या से विवाह होगा सोमचंद का और चंद्रवंश की स्थापना होगी, और चंद्रवंश की स्थापना होगी। ठीक है। तो ये जो वीरदेव था बड़ा ही अत्याचारी शासक था, बड़ा ही अत्याचारी शासक था। ये क्या करता था? वीरदेव क्या करता था कि इसने एक प्रथा चलाई थी कि ज्यादा जगह से, जैसे कि मान लो इसने 1 किलो 10 किलो ले लिया गेहूं इसीलिए, तो ये उल्टे से, मतलब सुल्टा लेता था, उल्टे तरीके से देता था। मतलब अगर इसने 10 किलो गेहूं ले लिया तो मतलब 1 किलो गेहूं दिया तो ये वापस कितना लेगा आपसे? 10 किलो गेहूं ले लेगा। तो इस तरीके से बड़ा अत्याचार बना कि ये कम मात्रा में अन्न देता था और अधिक मात्रा में राजस्व लेना। इस तरीके से इसने बड़ा ही अत्याचार, और क्योंकि कत्यूरी शासन धर्म का शासन था, इसका अत्याचार बढ़ते जा रहा था। और सबसे ज्यादा काम इसने, बुरा काम क्या किया? इसने ही अपनी ही मामी, जिसका नाम था तिलोत्तमा देवी, क्या नाम था? तिलोत्तमा देवी, इससे जबरदस्ती क्या कर लिया? विवाह कर लिया। किसने? वीरदेव ने। अब बताइए, जब इतना ज्यादा अत्याचार कत्यूरी शासन में बढ़ेगा तो उस कत्यूरी शासन का तो अंत होना जरूरी ही था। तो इसकी खास बात की कि वीरदेव जाता था पालकी में, इसमें जाता था पालकी में जाता था, और जिस पालकी में जाता था उस पालकी के जो पालकी उठाते थे उनके कंधों को रस्सियों से बांध देता था। तो इसके बाद इन्होंने सोचा भाई कि अगर वीरदेव ऐसे ही अत्याचारी, हम भी मर जाए तो वीरदेव भी मर जाएगा, तो उन्होंने पहाड़ से नीचे क्या लगा दी? छलांग लगा दी, जिस वजह से वीरदेव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वीरदेव की जैसी मृत्यु हो गई तो कत्यूरी राजवंश टूट गया। कत्यूरी राजवंश का क्या हो गया? विभाजन हो गया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कितने भागों में कत्यूरी राजवंश का विभाजन हो गया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।